शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। एक तरफ देश में चुनावी माहौल है, राजनीतिक दल रैलियों और जनसभाओं के लिए माहौल सेट कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासी दांव चल दिया है। बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसी के साथ बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार ये पहला राज्य बन गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव है। तो वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो 3.65% इसकी आबादी, राजपूत की बात करें तो 3.45% आबादी, सबसे कम संख्या में 0.60% कायस्थों की आबादी है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें आप तो आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में, तो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है जो कि 63% है। जैसे ही ये आंकड़े बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए, देश का माहौल गर्मा सा गया, सियासत शुरू हो गई। रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार सरकार का कहना है कि हम लोगों ने कम समय में ये काम करके दिखाया, अब यही काम पूरे देश में भी किया जाए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां यह है कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह जातिगत जनगणना को बिहार में आज वहां रिलीज किया गया है, डेटा दिया गया है, जारी किया गया है, क्या अब जातिगत गणना के आधार पर 2024 का चुनावी माहौल सेट किया जाएगा? क्या साल 2024 की लड़ाई जाति के हिसाब से लड़ी जाएगी? क्या नीतीश कुमार का ये दांव इंडिया अलायंस के लिए मील का पत्थर साबित होगा? इन सभी सवालों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। जा रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ा ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई है, 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ से ध्यान से कहा। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। बिहार सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी है। ये आबादी 81.9986% है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, SC 19.65%, ST 1.6% और मुसर की आबादी 3% बताई गई है। साथ ही राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा यानी 13,07,25,310 है।
इस रिपोर्ट का आम लोगों से ज्यादा सियासतदानों को बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, देश की सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ बिहार सरकार का कहना है कि ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा तैयार हुआ है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। दरअसल जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, विपक्ष जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग कर रहा है। अब ऐसे में विपक्षी एकता के पुरोधा मनाने वाले नीतीश कुमार को 2024 के ऋण से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसकी वकालत वो काफी लंबे वक्त से कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। आज जिस चर्चा में भाग लेने के लिए स्वागत कीजिए हमारे साथ अनामिका सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ टीना कर्मवीर, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, हमारे साथ संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अनामिका सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता बिहार से, ये जो दांव चला है इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सरकार ने, इससे 2024 के लिए बीजेपी कैसे अब टैकल करने के लिए नया बैकअप लेके आएगी? भले गिरिराज जी बोल रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने वाला आंकड़ा है, लेकिन आप कैसे करेंगे? सबसे पहला राज्य बन गया है बिहार जो जातिगत आंकड़े दे रहा है, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसे। प्रीति जी, अभी मैंने केसी त्यागी जी को सुना और बहुत दुखद लगा उनके ऐसे व्यक्ति को ये कहते हुए कि 2024 के लिए एजेंडा, उनके लिए जातीय जनगणना एक एजेंडा है। अगर जातीय जनगणना का उपयोग वंचितों को और कोई भी जातियां जो छूट जाती है उनके विकास के लिए अगर करने की मंशा किसी भी सरकार की हो, तो निसंदेह वो एक सराहनीय कदम है और उसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। और जब खुलेआम मंच से इस तरह की बात उनके नेता कहते हैं और आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि 24 के लिए एक एजेंडा, तो उनके लिए एक एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारी जो विचारधारा है, हमारे लिए कभी भी जातीय कोई भी मुद्दा एजेंडा ना कभी था, ना है और होगा। हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं और इस देश की देवतुल्य जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन ने इस देश को इतना बेहतर बनाया है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक मजबूत नींव पर उसको खड़ा करके आने वाले समय में विश्व की एक महत्वपूर्ण ताकत बनाने की कुव्वत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है। तो इस बात से कि इनके लिए एक जातीय बात हो सकती है, उनके लिए एक एजेंडा हो सकता है, हमारे लिए एजेंडा नहीं है। लेकिन अगर पिछले दो चुनावों में पिछले दो चुनावों में भारत की जनता ने जाति पाति से इतर जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और उनका साथ दिया। इस बात ये मैं नहीं कह रही, ये लोकतंत्र कह रहा है, ये वोटर्स के आंकड़े कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। तो इस बात को हम बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करते कि वो जाति से किस तरह खेलते हैं और उनके भाव क्या है। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है अगर वो इस समय इसको लेकर आते हैं, क्योंकि जाति की ही राजनीति करने वालों के पास जब कोई और मुद्दा नहीं होता है
और बिहार को वो जंगल राज पार्ट 2 बना रहे होते हैं, तो निसंदेह कि उस तरह की कोई भी चीज लाएंगे, कोई लेकिन एजेंडा ये लाएंगे, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जाति गणना के आने से, इस डेटा के आने से अब सहूलियत हो जाएगी राज्य में कि पिछड़ा वर्ग को, SC ST को या फिर दूसरे अन्य जो अदर कास्ट हैं उन वर्गों को कहाँ कैसे जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उससे जोड़ा जाएगा। हमें पता चल गया है कि भाई इतना प्रतिशत पिछड़ा, इतना प्रतिशत अति पिछड़ा, इतना प्रतिशत OBC, इतना प्रतिशत जनरल। अब हम इन्हें आराम से आने वाले सरकार की योजनाओं से मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएंगे। हम इन्हें अब जातिगत तरीके से आगे लेके आएंगे जो पीछे कहीं ना कहीं विकास में रह गए हैं, तो ये हमें मदद करेगा। ये स्टेटमेंट भी आया है। तेजस्वी जी इसलिए ये कह रहे हैं प्रीति, तेजस्वी इसलिए ये कह रहे हैं कि उनके लिए विकास का मतलब परिवार, उनके लिए पिछड़े का मतलब उनका खुद का परिवार है, और उनके लिए महिला आरक्षण का मतलब उनके घर की महिलाओं को पद दे देना। ये कितनी हास्यास्पद बात है। जब कोई भी सरकारी योजना बनती है तो वंचितों की, जो मान लीजिए हम मानते हैं गरीबी एक रेखा बनाई जाती है, दूसरे मापदंड तय किए जाते हैं किसी को सहायता करने के, तो उसमें जाति कहाँ से आ जाती है? अगर हमें विकास करना है और योजनाओं का लाभ देना है तो क्या वो तय करेंगे कि वो जातीय आधार पर उसको देंगे? ये कितनी पीड़ा की बात है अगर उनकी मानसिकता और उनका बयान इस तरह का है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भाजपा सरकार, हम उज्ज्वला गैस बनाते हैं तो हम ये बात नहीं करते, हम शौचालय देते हैं तो हम ये बात नहीं करते, जब हम 3 तलाक की बात करते हैं तो हम उन महिलाओं की पीड़ा। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं टीना कर्मवीर। आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ टीना कर्मवीर भी है। टीना जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, अब ये कह रही हैं कि भले ही बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े दे दिए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति से ऊपर हटकर राजनीति करती है। इसका क्या जवाब है आपके पास? और इंडिया अलायंस के पास फिलहाल 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए ये सेंसस कराकर जातिगत ये आंकड़े दिए गए हैं ताकि डिस्प्यूट पैदा करे। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने वाला आंकड़ा है, ये कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है। बताइए टीना जी। देखिए प्रीति, सबसे पहले तो मैं आज सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ कि आज जब महात्मा गांधी जयंती है उस पर श्रद्धांजलि सत नमन करना चाहती हूँ। एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी सत नमन करती हूँ। और आज एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, और मैं इस पे तेजस्वी साहब को और नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पहल की है। और जो भी मैडम जो कह रही हैं कि आप इसे समझिए कि जातिगत जनगणना जो हुई है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में ये पहल है राष्ट्र निर्माण के लिए। यदि देखिए, यदि हम जाति जनगणना करते हैं तो ये हम क्यों कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण में ये अहम भूमिका निभा रही है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारिता होगी और उसको उतना हक मिलेगा। अब इनको देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, सदन में देखिए राहुल जी कह भी रहे थे कि OBC का जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन अमित शाह जी आके कहते हैं कि नहीं, हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अब ये डर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसलिए इन्होंने हमने जो जाति जनगणना करवाई थी वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये काम जो है इंडिया अलायंस के पार्टनर ने करके दिखाया। तो मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस पहल में जिनकी हिस्सेदारी रही है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि इनको किस बात से एक तरीके से जिसे कहें कि जब ये कॉलम के अंदर जाति जनगणना होती है तो उसमें धर्म कॉलम होता है, तब तो कोई धर्मांत नहीं होता। लेकिन यदि जाति आती है तो ये कहते हैं कि अरे ये तो जाति विद्वेष हो गया। अब ये जाति विद्वेष कैसे हो गया? अब आप बताइए कि क्यों अब रेहड़ी पटरी जो भी लोग थे, जो गरीब वंचित समाज से लोग थे, अब उनको हिस्सेदारी मिलेगी और सामाजिक न्याय में उनकी भूमिका तय होगी। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात और भी है, टीना, मैं इसमें थोड़ा सा क्रॉस करूंगी आपको, जैसे मैंने अनामिका जी को भी क्रॉस सवाल पूछे मैंने उनसे। अब मैं, ठीक है, आपने कहा, जैसे कि मैंने भी सवाल पूछा कि ये एक तरफ इसका बेनिफिट है कि तमाम वो पिछड़े लोग जो कि सरकार के विकास से पीछे रह जाते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, मुख्य धारा में सरकार की जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके रिपरकशंस भी हैं, उन्हें लेकर के कैसे चलेंगी? अब आपको पता है कि भैया ये कास्ट शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, फलाना है, डिमका है। अब वहाँ पर बिहार में जो अलग अलग नाम से, अलग अलग कास्ट के नाम से रह रहे थे, कहीं ना कहीं आप देखिए शहरों में भी वो अपना आराम से, अब इसकी वजह से उनका भी ढिंडोरा पिट गया है। वो जो सोशल स्टिग्मा है जिनको लेकर के वो जीना नहीं चाहते,
उनसे सरकार कैसे निपटेगी, इसका जवाब है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जाति व्यवस्था और जो जाति है वो जिसे कहते हैं जाति है, जाति नहीं है, और वो सबको जाति व्यवस्था को सब लोग मान रहे हैं। ऐसा कौन है? जब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सब घोषित ओबीसी सिद्ध करते हैं और जब अपनी कैबिनेट की राजनीति अलग है, आम आदमी की जिंदगी अलग है, जीवन अलग है आम आदमी का। टीना जी, आम आदमी का जीवन बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रही हैं आप? आपके नाम से तय होता है कि आप क्या किस जाति से संबंध रखती हैं। क्या बात कर रही हैं आप? किसी को अपना जात बताना, किसी को अपना जात ही नहीं बताना, तो भाई भारत के अंदर तो जाति व्यवस्था को हम इनकार अच्छा नहीं कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। पीयूष पंत जी, आप कैसे देखते, पीयूष पंत जी आप कैसे देखते हैं ये जो सेंसस आया है जातिगत गणना का बिहार में, इसे आप कैसे देखते हैं? हम इसे सिर्फ एक बहुत पॉजिटिव वे में ही क्यों देख रहे हैं कि इससे, जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब अलग अलग क्षेत्रों में इसका लाभ लिया जा सकेगा, और जैसा कि गिरिराज जी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, आपसे द्वेष भी पैदा करेगा, ये बिहार में अस्थिरता ला देगा जो सरकार ने किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और देखिए, पहले भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि जो अब जो चुनाव होगा ना, उसमें जो है कि वो चुनाव होगा आपका मंडल वर्सेस कमंडल। और जो मंडल की राजनीति हमेशा हावी हुई थी, ये जब से जो है कि अयोध्या के मामले से और जब रथ चला था उसके बाद से, और वो अभी लगातार हम देख रहे हैं कमंडल की राजनीति हावी होती चली गई है। लेकिन उसका एक तोड़ लाया गया है जो है कि मंडल से। और ये इसने जो है कि ये जिस तरह से जाति जनगणना की बात उठाई गई लगातार, हमने देखा था महिला जो आरक्षण, अभी जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ उसके टाइम में भी जो है कि ये बात उठ रही थी लगातार, तमाम विपक्षी दल उठा रहे थे कि ये ओबीसी को भी मिलना चाहिए उसमें। तो उसी को और ये फैसिलिटेट करने, आगे बढ़ाने, मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि ये जो है कि वो कदम उठा दिया नीतीश कुमार ने जो उन्होंने कहा था। निश्चित रूप से इसका एक राजनीतिक फायदा तो होगा निश्चित रूप से, बाकी क्या फायदे होंगे इसके, जैसे सवाल उठ रहा है कि क्या इसी आधार पे जो है कि लोगों को उनके कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए, क्या जातिगत आधार पे, या कि सभी को मिलनी चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी क्यों याद आई जो है कि विश्वकर्मा दिवस पे जो है कि उन लोगों की जो काम करते हैं इसका जो है कि इसके पहले उन्होंने योजना क्यों नहीं बनाई? उन्होंने उनके लिए भी बनाई योजना खासकर, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए ये होता है और इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। और सभी पार्टी देखिए जितनी भी है एनडीए में पार्टी, जितनी भी इंडिया में पार्टी है, का इस पे स्टेटमेंट आ गया है कि पहले जात पात में बांटा इन्होंने, पहले ये करते थे ऐसा जब भी 75 साल ये रहे, उसके बाद अब फिर से ये अपनी सत्ता पाने के लिए जात पात में बांट रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ गया है, अभी क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री तो कह देते हैं, आखिर बीजेपी जो है जात के आधार पे ही तो जो है टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी सत्ता में आई अपनी पूर्ण बहुमत के साथ, तो वो जब अयोध्या का मामला लेके आई थी और जो है कि हिंदुत्व का एजेंडा लेके आई थी, तब तो पूरी सत्ता से तो वाजपेयी साहब भी नहीं आ पाए थे। और जो मोदी जी आए तो वो इसी ओबीसी का जो उन्होंने पूरा जाति समूहों का जो उन्होंने, तो आप ये कह रहे हैं कि 2024 है, चुनाव है, विधानसभा लोकसभा, इसीलिए अब जात का आधार लेना पड़ रहा है, जात की मदद लेनी पड़ रही है, धर्म का सहारा हो सके आगे जाकर भी लेना पड़ जाए कि भैया अब इसकी जरूरत है, जिसे कहते हैं शाम दाम दंड भेद। अब सरकार ये कह रही कि ये देखिए, इनको पता था इंडिया अलायंस को कि ये नहीं जीतेंगे ऐसे, तो इन्होंने जात पात धर्म सब अब धीरे धीरे लेके आएंगे। हमारे साथ कौशिक जी हैं, संजीव जी, 2024 लोकसभा चुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव, क्या जात पात जाम दाम दंड भेद सब करने की जरूरत है चुनाव के लिए? देखिए, इस जनगणना के बाद में, ये जाति जनगणना के बाद में निश्चित तौर पे राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है, जो धार्मिक उन्माद के आधार पर जो ध्रुवीकरण पैदा होता रहा है दो धर्मों के बीच में, उसके आधार पर उसके वोट बैंक बने हैं और उसके आधार पर उसने सरकारें भी बनाई हैं बड़ी मजबूती के साथ। उसके लिए सबसे बड़ी मजबूती ये एक हिंदू धर्म और एक दूसरा धर्म, उसके बीच में जो दरारें पैदा की गई है उसके आधार पर वो मजबूती से उनको वोट मिलते रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि जो सबसे बड़ी मजबूती थी, उस मजबूती में अब लोगों को ये दिखाई देगा कि जो सबसे निचले पायदान के लिए, जिसके लिए आप राजनीति करते हैं, दम्भ भरते हैं कि नहीं उनकी स्थिति हमने ठीक कर दी है, ये चप्पल वाले थे अब हवाई जहाज पे चलने वाले लोग हैं, तो क्या वाकई उनकी स्थिति बिगड़ी है, ये सुधरी है या और ज़्यादा बिगड़ी है? उनको उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से या फिर उनके गणना के हिसाब से उनको भागीदारी मिली है? सवाल संजीव जी, आपने कहा कि
बीजेपी का ऐसा रहा है, बैकफॉल ऐसा रहा है, लगातार ऐसा करती आई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पीयूष जी कि हम सत्ता में जो लोग हैं हमारी आंखें वहां होती कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो 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 इतिहास गढ़ा हुआ होता है आदिकाल से, या अगर हम 14 के पहले से बात करते हुए, जात पात, ये धर्म और ये पहले से चला आता रहा है, और अभी क्या पता इसका चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, और अभी सेंसस का आना वो भी जातिगत, जिसकी लगातार इंडिया अलायंस मांग कर रहा है बीजेपी से कि आप कराइए भी, विशेष सत्र में भी बोला गया है। संजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भागती क्यों रही? बिहार में जब ये बात शुरू हुई, जात पात की राजनीति नहीं, बिहार में जब ये बात शुरू हुई क्यों नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं? जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से क्या बात ने बिहार को तोड़ दिया है सर? आपको लगता है अभी भी वहाँ जात पात की राजनीति? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जात पात ने बिहार को यदि तोड़ दिया है तो क्या धार्मिक ध्रुवीकरण ने उन जात पात वालों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत कर दी है? आज भी झंडा लेके दौड़ने वाले लोग, उन्मादियों के जैसे लोगों के बीच में जाकर के चिल्लाने वाले लोग, सड़कों पे दौड़ने वाले लोग कौन है जो समाज में सबसे निचले पैदान पे हैं? उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि अब दिखाई देगा कि हमारा इस्तेमाल कैसे वो पार्टी कर रही थी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे। सचमुच में जिसकी जितनी संख्या बड़ी है उसके आधार पर उसकी भागीदारी हुई है या नहीं हुई है, ये आंखों के सामने दिखाई देगा। 60-62% की बात हो रही है, क्या 60-62% जिसे 27% में आपने एक सिमटा के रख दिया है, क्या वाकई ये इस लायक है या उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि उसके हिसाब से उनकी भागीदारी पूरी नहीं हुई है, जिसको छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, मजा आएगा, तुरंत फौरन हाजिर होते हैं, उसके बाद फिर तमाम सवालों के जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता बिहार से अनामिका जी जुड़ी हुई हैं। बीजेपी की काट बताया जा रहा है, अभी हमारे पैनल के लोग भी बात कर रहे थे कि भैया ये बीजेपी की काट है, ये जातीय आधारित जो गणना आई है ये बीजेपी की काट है। बीजेपी को सोचने पर अब मजबूर ये लोग कर रहे हैं इंडिया अलायंस वाले कि आप सिर्फ हिंदू हिंदू बोल के नहीं चल सकते, अब आपको दिखाना पड़ेगा, आपको जातिगत आंकड़ा देना पड़ेगा और जिसका जो हिस्सा वो भी देना पड़ेगा। बोलिए प्रीति जी। मैं एक हमारे तीनों जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले जो हिंदू और टीना जी की बात का जवाब देना चाहूंगी मैं कि क्या हमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तरह ये कह के चलना पड़ेगा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमान का है? इसके बाद मैं पीयूष जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि विश्वकर्मा पूजा पर जो विश्वकर्मा जी की तरह जो हमारे श्रमिक भाई हैं या हमारे लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, हम उनको किसी भी तरह का सम्मान देने से पहले, कोई योजना लागू करने से पहले उनकी जाति देखते हैं क्या? क्या हम उज्ज्वला की गैस देने से पहले जाति देखते हैं? हम नहीं देखते। हम भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं कौशिक जी की बात होता है बहुत। मैं उन्हें सुन रही थी, मैं उनकी बात को सुन रही थी। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, वेलफेयर स्टेट में सबका ध्यान रखना पड़ता है। आप क्या बात कर रही हैं? वेलफेयर स्टेट में सबका ध्यान रखना पड़ता है। जी, जब टीना जी बोल रही थी मैं सुन रही थी, आपने बताएं वो मेरी बात का जवाब बाद में दे सकती। लेकिन आप ये मत बोलिए आप वेलफेयर स्टेट में रहती हैं, ये भी बात मत बोलिए। आप लोगों का तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है टीना जी बोलने दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। बोलिए अनामिका जी। ठीक है, इसके जी मैं कौशिक जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो चप्पल पहनते थे वो हवाई जहाज में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सबसे प्रथम बात यह है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसे चुना जाता है वो सही होता है, ये ऐसा देवतुल्य जनता तय करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 2 बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचंड बहुमत देकर भारत की जनता ने वहां तक भेजा है, उन्हें इस बात को समझना होगा कि उनके लिए उनके मन में कितना प्यार है। मैं कौशिक जी की बात को सुन रही थी और उनसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी से तो वो पूछ लेंगे, जाकर एक बार उस परिवार से भी पूछ लें जो अगड़े और पिछड़े की बात करता है और जिसके लिए पिछड़ों के विकास का अर्थ होता है सिर्फ अपने परिवार का विकास करना। और जब वो महिला आरक्षण की बात करता है तो अपने घर की अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना जिसका काम होता है, अपनी बेटी को राज्यसभा में भेजना जिनका काम होता है। और मैं बहुत ताकत से और स्पष्ट रूप से इस मंच से कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना जाति की राजनीति की। और आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है और मुसलमान भी इसी देश की पीढ़ियों पहले इसी देश के रहने वाले हैं और वो हमारे अपने हम सब एक हैं। और आप जब इस तरह की बात करते हैं, विश्व के किसी भी देश में बहुसंख्यक जो एक संख्या होती है, व्यक्ति होते हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार जो आज तक की सरकारें करती रही हैं, कहीं भी नहीं किया जाता होगा। आप विश्व के इतिहास में उठाकर देख लीजिए।
आप किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं संजीव जी? मुझे तो लगा कि टीना जी के साथ आप भी आरजेडी के, जदयू के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। आपकी बातें जिस तरह की हैं, और भारतीय जनता पार्टी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती, हमारी तरफ से हमारी सरकार रहे ठीक है संजय कौशिक जी बोलिए। और इतिहास इस बात का गवाह है प्रीति जी। भू राजनीति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं जातिगत राजनीति नहीं करती। हाँ, मैं विनम्रता के साथ प्रीति यही जी, कहना प्रीति जी, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाए, ठीक है? हमारे लिए अपनी संस्कृति सबसे पहले, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, यहाँ के लोगों का विकास पहले है। ठीक है, चलो जवाब जल्दी से कौशिक जी, उसके बाद टीना कनवीर जल्दी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, तो वो तमाम उन सरकारी कागजातों में से जाति वाला कॉलम हटा दे, बात कहानी खत्म हो गई। वहीं से शुरुआत करते हैं ना, केंद्र सक्षम है इसके लिए, शुरुआत वहीं से हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कहती है कि जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं। आप बताइए कि केंद्र में कितने नेताओं को, अल्पसंख्यक लोगों को आपने टिकट दे दिया और वोट में चुनाव लड़ने के लिए आपने उन पर यकीन किया? आप बताइए मुझे डंके की चोट पे। जल्दी से काउंटर अनामिका, आप बताइए। आपने मनमोहन सिंह जी से पूछा, आपने उनसे पूछा था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहले किसी संप्रदाय विशेष का हक क्यों होगा? क्या आपने पूछा था? हमने कोई भी योजना जब बनाई, कौशिक जी, हमने योजना बनाई तो क्या उसमें मनमोहन सिंह ने तो देश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात की। हमारे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री जी तो विदेश के अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अपने देश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात करना यदि गुनाह है, तो विदेश में बैठे हुए अल्पसंख्यकों के बारे में बात करना भी महा गुनाह है। उसके बारे में भी बात कीजिए। आपके कहने से लोकतंत्र ने उन्हें साबित किया है, भारत की देवतुल्य जनता ने मुझे पता है। और टीना जी की एक बात का जवाब प्रीति जी देना चाहती हूँ, जो पिछड़ों की बात कर रही थी, जितने सांसद कांग्रेस के पास नहीं है, उससे ज्यादा ओबीसी सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास। गर्व से मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, फिर हमें आवश्यकता नहीं महिला आरक्षण के लिए महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया ओबीसी में आरक्षण? हम ओबीसी महिलाओं को क्यों आरक्षण से बच रही थी भारतीय जनता पार्टी? हमने तो खुल के समर्थन किया। हम तो कह भी रहे हैं कि आप जाति जनगणना करवाइए, आप रिलीज कर दीजिए आंकड़े, नहीं आप आंकड़ा रिलीज कर दीजिए, हम तो समर्थन करेंगे आपका। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़ी रही थी जिन्होंने आरक्षण नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि दलित वंचित समाज के लोगों को उनका हक मिले। के समय में बात ये है, आप अगर चाहते तो आप नहीं, आप लोग चाहते नहीं, आप लोगों ने सामाजिक न्याय को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना नहीं चाहते। आप लोग सामाजिक न्याय को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना ही नहीं चाहते। क्या बात कर रही है? मुझे कह रही है टीना जी, एक बात सुनिए, आप बताइए सामाजिक न्याय नहीं, आरक्षण कितना दिया आपने ओबीसी को? अब तो डाटा से अब तो हर राज्य में 370 हटाने से पहले जनगणना हो जाए कि हमें किसका वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने लेकिन टीना जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस की प्रवक्ता टीना जी फ्रीज हो गई है शायद। टीना जी ठीक है। पीयूष पंत जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, अभी अनामिका जी भी कह रही थी कि आप कर लीजिए आपको जो कहना है। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत, वो कह रही है कि हम ये करते ही नहीं है तो हम ऐसे कैसे जोड़ेंगे? हमारे पास सांसद भी ओबीसी के सबसे ज्यादा, हमारे पास डेटा है, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? आपके पास आपने ओबीसी पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने उठाया था विशेष सत्र में, उसका क्या हुआ? निराधार निकला। देखिए टीना कनवीर को जरा जोड़िएगा प्लीज। देखिए प्रीति जी अनामिका जो बात कह रही हैं वो अपने हिसाब से कह रही हैं, जो जिसमें कि बहुत कुछ जो है कि सही बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जाति समीकरण बैठा के ही चलती है। और उसी तरह से कैबिनेट में आप देख लीजिए, जब रिशफल हुआ था कितने ओबीसी सबसे ज़्यादा लेके आए थे, क्योंकि चुनाव था सर पे, जो है कि तमाम राज्यों में चुनाव थे, यूपी का चुनाव था। और इसी तरह से वो तय करते हैं, और हर ये उनकी, क्योंकि उसके बिना वो सत्ता में आ भी नहीं पाए थे, और यही फैक्ट है उनका। और देखिए, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जो नहीं करती, लेकिन देश तो बीजेपी नहीं है ना। देश में जो है जितनी तमाम जातियां हैं, उनका जो जाति समूह है, उनको जो भागीदारी नहीं मिलती रही, इसीलिए वो पिछड़े हैं ना। तो उनके आर्थिक हालात बेहतर नहीं हो पाए। वो आप एक कार्यक्रम चला दें जो कि लगातार करप्शन के मत्थे चढ़ जाए, वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। और उसके बावजूद जो है अगर वो पिछड़े हैं, तो यही तो सामने आ रहा है, कितने लोग इतने साल भी पिछड़े क्यों हैं, और पिछड़े हैं तो उनको आगे लाने के कार्यक्रम जब चलाए जाएंगे तो वो आगे आएंगे। और देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, अगर ऐसे ही ये बात करते हैं
तो केशव प्रसाद मौर्य बेचारे मुख्यमंत्री बनने के लिए तरसते रह गए, उनको नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री और एक अपर कास्ट के व्यक्ति को बना दिया गया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। बेचारे बहुत परेशान रहे वहाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना वोट सेट करने के लिए एक एक जगह जो है वो जो है बैठा देती है तमाम जाति समूह के लोगों को। गरीबों और पिछड़ी जातियों का कितना उद्धार किया है आप लोगों ने। प्रीति जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, मुझे आधे मिनट का समय दीजिए। मेरे दोनों बुद्धिजीवी और बहुत चेतन दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं, दोनों से पूछना चाहती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार है नेशनल टेलीविजन से, वरिष्ठ पत्रकार है पीयूष पंत जी, संजीव कौशिक जी नेशनल पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दोनों को इस बात की चिंता क्यों नहीं है कि कितना आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ इन जातियों का, और अगर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वे कराया जाता है और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी, तो मैं बहुत खुश होंगी इस बात से। संजीव कौशिक जी, बहुत उसी के लिए तो है ये मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जब उनका तभी तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनको ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, उनको ज्यादा जो है पदों पे जो अनामिका जी कह रही हैं, एक सेकंड रुक जाइए, रखेंगे तो कहां से रुक जाइए आप दोनों, एक सेकंड रुक जाइए सर। यही अनामिका जी कह रही है कि ये जो आपने डेटा दिया है, ये जो सेंसस किया है आपने, इसका जातिगत जनगणना जो आपने किया है, इससे बेहतर होता कि कहाँ आपने कितना काम किया है, कौन से पिछड़ों के लिए, एससी के लिए कितना काम किया, एसटी के लिए कितना काम किया, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए अभी तक राज्य सरकार ने क्या कुछ किया, उसका डेटा आप दे देते। आपने बांटने का काम किया है, ये गिरिराज जी कह रहे हैं। जवाब दीजिए सर। पीयूष पंत, उसके बाद फिर संजीव कौशिक जी, बोलिए। देखिए प्रीति जी, ये भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट है। जिस तरह से ये जो जनगणना का सर्वे जो कराया गया उसका आ गया, डिक्लेयर कर दिया गया, इनकी खिसियाहट बोल रही है इसमें। गिरिराज किशोर जी खिसियाहट बोल रही है, भ्रम। अरे ये अपना रिपोर्ट कार्ड तो हर सरकार को देना होता है। आप नीतीश कुमार की सरकार से हर साल मांगिए ना, आपने क्या किया है। ये तो जनगणना की वजह से भागीदारी की बात है, सीटों में आरक्षण देने की बात है, चुनाव में आरक्षण देने में, पार्टी के दलों में आरक्षण देने की बात है। आप भागीदारी बढ़ाइए ना, टिकट बांटते हैं, कितने देते हैं, अपर कास्ट के लोग कितनों को दे रहे हैं और कितने आप जो है बैकवर्ड को दे रहे हैं और ओबीसी और दलितों को दे रहे हैं। उनकी भागीदारी आप जहाँ 63 अगर पूरी मिला दीजिए तो 85 है। ओबीसी और बीसी और जो है एससी और जो एसटी को मिला दीजिए तो 85% बनता है। वो कहाँ है, वो सब पीछे। आप देखिए राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी लोकसभा में, किस तरह की 4 कुल सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी से आते हैं। कहाँ है सारे उनके एडवाइजर, मोदी जी के सारे जो है अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण और जो है ठाकुर है। उत्तर प्रदेश में जितने हैं सब ठाकुर हैं। तो ये सब चलता है, इसीलिए हो रहा है कि इनकी तय होगी कितनी इनकी जनसंख्या है तो उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे मिलता नहीं है, मांगने पे ही मिलता है, जब आप अपने अधिकार से मांगते हैं। और अधिकार देखिए, ये एक हर पार्टी के गले की, प्रीति जी मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना हर पार्टी के गले की फांस बनने जा रहा है, क्योंकि हर कोई आराम से देना नहीं चाहता है। अब ये पता होगा कि ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारी इतनी जनसंख्या है तो आप इसकी हिस्सेदारी हमारी बनती है। ये मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं खड़ा करेगा, कांग्रेस के लिए भी करेगा और दूसरी पार्टियों के लिए भी, जिनका खुला रूप से सोशल जस्टिस का नारा नहीं है या उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत आएगी। क्योंकि तब सवाल ये भी उठेगा कि आप जो पार्टी के टिकट दे रहे हैं उसमें भी आप हमें जो है इतने टिकट दीजिए उसके लिए। तो ये तमाम चीजें होनी है, इसलिए एक बहुत बड़ी जो है ये मुद्दा बनेगा और निश्चित रूप से ये सब पार्टियों। संजीव कौशिक जी, टीना कनवीर को जोड़िए प्लीज, पीसीआर कांग्रेस की प्रवक्ता को जोड़िए प्लीज। हाँ बोलिए संजीव जी। देखिए, सच बात यह है कि अनामिका ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि भारतीय राजनीति में और खास करके ये हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में यदि कोई ये कहे कि राजनीति में जाति नहीं है तो मुझे लगता है कि ये अपने आप के आंखों पे पर्दा डालने की बात हो जाएगी। बगैर जाति, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। जब आप टिकट ही जाति के आधार पर देते हैं, जाति में कितनी पैठ है, कितने आपके वोटर्स हैं, किस धर्म से आप आते हैं, इन सारे चीज़ों का समीकरण देखने के बाद में यदि आप जीतती हुई दिखाई देती हैं उसके आधार पर आपको टिकट दी जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उसकी गणना करके टिकट देने के लिए तैयार हैं तो फिर आखिर उनकी जनगणना आखिर एक्चुअल है कितनी समाज में, ये कराने में क्या परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा कर रही है, ये बात क्लियर तो होनी ही चाहिए। इसमें क्या परेशानी है, आपको भी बेहतर होगी इसके लिए कि किसको टिकट दिया जाए, कहाँ कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पे सबकी जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। और जीत का मार्ग ये प्रशस्त होने की बात है तो जिसकी बड़ी भागीदारी है, जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, उसे वाकई उसकी भागीदारी भी उस समाज में प्रतिनिधित्व के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये प्रतिनिधित्व की बात जब मांग उठेगी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अकुलाहट या जो बेचैनी अभी हम लगातार कह रहे हैं, ये कौन गया इसके अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक कौन गया ये गुहार लेकर के कि इस तरह की जनगणना नहीं होनी चाहिए।
इसलिए गया क्योंकि उनको पता था कि हमारा जो समीकरण पहले से बना हुआ है वो ध्वस्त होता दिखाई देगा और वो जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ लोग है वो अपने हक की बात करेगा और वो कहेगा कि नहीं मेरी सुनिश्चित कीजिए, मेरी स्थिति सुनिश्चित कीजिए। टीना करूंगी। अब ये जो बिहार में सबसे पहले आया है जातिगत जनगणना, ये जदयू ने किया, आरजेडी ने किया। अब ये कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बनेगा, जैसे कि पीयूष पंत जी बता रहे थे। आप लोग अगर सत्ता में आते हैं 24 में, या जहां जहां जिन राज्यों में आप लोग हैं, जहां जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी आप लोगों के लिए सरकार दर्द है। आपको ये सिर्फ सवाल बीजेपी से नहीं है क्या पीयूष जी? ये सवाल सिर्फ बीजेपी से लोग नहीं पूछेंगे, ये सवाल कांग्रेस से भी आप लोग पूछेंगे कि आप जातिगत जनगणना कब करेंगे? भाई आप केंद्र में राहुल गांधी दबाव तो बनाते हैं प्रधानमंत्री पर, खुद अपने उन स्टेटों में कब करेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है? गठबंधन में नहीं है आप लोग डायरेक्ट। जी देखिए, अभी आपने शायद सुना नहीं, दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में हम जाति जनगणना शुरू कर देंगे। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी डाटा जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये राजस्थान में है मैडम, राजस्थान में तो ऑलरेडी आपकी गवर्निंग सरकार है कांग्रेस की। नहीं, तो वहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमने पहले नहीं किया तो अब हम नहीं करेंगे। देखिए सबको सरकारों को बदलना भी चाहिए और सबको अपनी एक ही धरे पर नहीं चलना चाहिए। हम तो बार बार केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो कर नहीं रही। लेकिन जहां जहां हमारी सरकार है, और हमें बहुत ही, क्योंकि हम इसे राष्ट्र निर्माण के रूप में देख रहे हैं, हम जाति जनगणना हम चाहते हैं कि तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार देखिए ये मांग कौन कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, चाहे सदन हो सदन के बाहर हो, इस विषय को उठाया है। और ये हम लोगों के लिए सिर्फ जो इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो ये हम लोगों के लिए चुनावी मुद्दा कतई नहीं है, और हम इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने सरकारों को यही अंदेशा भी किया था कि कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए सामाजिक न्याय की अगर कोई बात करता है तो कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए लगातार प्रयासरत, और इसी की पहल के नतीजे देख लीजिए। बिहार के अंदर जो एक्सरे है वो सबके सामने है, और ये तमाम जितने भी विश्वविद्यालय या जहां जहां वैकेंसीज आ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लीजिए, मीडिया के क्षेत्र में अभी यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी चलिए नहीं, पहले से अगर आप अभी सवाल तत्कालीन अभी उठा रहे हैं, जो भी सत्ता में सरकार है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार ने क्यों नहीं किया? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तब आपने 2014 के पहले क्यों नहीं किया? जातिगत जनगणना को रिलीज क्यों नहीं किया पूरे देश भर में? आज क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आप दबाव बना रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना करवाइए, जातिगत अभी ओबीसी का डेटा दीजिए। देखिए हमने जाति जनगणना करवा ली थी, उसके बाद हम रिलीज नहीं कर पाए। सरकार में कौन आई? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और किसी भी, मैं बार बार बोलती हूँ, ये अगर वेलफेयर स्टेट है तो वो जिम्मेदारी, वो जो सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी हम कैसे तय करेंगे? 2014 के पहले भी जिम्मेदारी आपकी थी। नहीं, पीयूष पंत जी क्या कहेंगे इस पर? ये ठीक है, टीना जी प्रवक्ता अपनी बात रख रही हैं, लेकिन जैसा हम पर ठीकरा नहीं बोल सकते, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तय करेगी, वो उसकी जिम्मेदारी। अरे बाबा, हम विपक्ष के नाते अभी तो वो सरकार कह रही है जातिगत जनगणना नहीं करते, जाति की राजनीति ही नहीं करते। लेकिन मेरा एक अपना खुद से आपको सवाल है, 2014 के पहले क्या कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराकर रिलीज करने के बारे में सोचा था? पीयूष जी, अभी टीना जी भले जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे जैसे कहा, उनके लिए भी गले की फांस बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी वही ऑर्डर है, अपर कास्ट का डोमिनेंस है वहाँ पे भी, जो है कि जिस तरह से वहाँ पे अब जाके उन्होंने एक दलित को वहाँ का अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का, तो वो सरकार ने कराई थी। तो इसमें उनके वो भी मांग उनसे हुई थी, जिनके उनके यूपीए के जो घटक दल थे उन्होंने मांग करी थी इस बात की, जो है कि आप कराई जाए उसकी, और तो वो कराई गई थी वो, और उन्होंने लगभग तैयार थी वो, फिर जो है सरकार बदल गई। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अगर एक्सपीडियंसी के साथ करते हो, रिलेक्टेंस तो है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनकी भी जो सोच है वही है। क्योंकि देखिए हर पार्टी में जो सोशल जस्टिस का के स्ट्रगल, संघर्ष के साथ आई पार्टियाँ, चाहे वो आरजेडी ले लीजिए, चाहे आप वो जो है कि जेडीयू ले लीजिए, वो निश्चित रूप से जो है कि वो उन ताकतों के साथ, उन संघर्ष के साथ, उन जाति समीकरण और उनके प्रवक्ता बन के आई, उन्हीं की पार्टियां हैं। तो वो निश्चित रूप से वो इस मामले में ईमानदारी उन्होंने बरती है। लेकिन बाकी पार्टियों में एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर हमेशा से रहा है, कांग्रेस में भी रहा है, भाजपा में तो है ही भयंकर है। तो वहाँ पे इसलिए कांग्रेस की भी रिलेक्टेंस रही इसमें कि वो जो है त्वरित रूप से जो है वो तैयारी करने के बावजूद जो है वो उसको नहीं रिलीज कर पाई, क्योंकि दबाव रहा। अभी देखिए कर्नाटक में भी यही था, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे भी ये रिपोर्ट बन गई थी, रिलीज नहीं हुई।
लेकिन बैकडोर से फिर जो है कि वहाँ पे अभी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि लिंगायत और वोकालिगा को, जो कि बैकवर्ड कास्ट होते कर्नाटका में, उनको उनका बढ़ा दिया जो है कि आरक्षण। और लेकिन काटा किसका? वो अल्पसंख्यकों का, जो इकोनॉमिक आधार पे अल्पसंख्यकों को दिया गया था, उसको काट के उन्होंने इधर दे दिया। तो ये देखिए, हर सरकार डरती है, हर पार्टी डरती है कि और दूसरे कास्ट हैं, जो बड़ी कास्ट हैं, वो नाराज ना हो जाए। यहाँ पे भी अभी होगा। देखिए, ये बात होगी 2024 में भी, जब इस तरह की बात होगी, तो अगर आरक्षण मिलने की बात करती है तो निश्चित रूप से जो जातियां प्रभावित होंगी, खासकर अपर कास्ट जो है, वो निश्चित रूप से उस पार्टी, वो उनकी नाराजगी का दंश भी झेलना। अनामिका जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बोलिए। पीयूष जी, प्रीति जी, पहले तो पीयूष जी तय कर लें कि भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की है या प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि वो खुद को पिछड़ा कहते हैं, ये पहले वो तय कर लें। जब वो बात करते हैं आदरणीय योगी जी की, मतलब उन्हें ये याद नहीं रहता कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माने जाते हैं वो सर्वे में, और देश की जनता में सबसे लोकप्रिय, और विदेश में भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो माने जाते हैं। उन्हें नहीं होता है ये महामहिम राष्ट्रपति। पीयूष जी, महामहिम राष्ट्रपति किस वंचित और किस समुदाय से आती है कि आप संसद में नहीं बुलाती हैं आप, संसद में नहीं बुलाते आप, तो आदिवासी महिला का नाम मत लीजिए, संसद में नहीं बुलाया अभी तक भी। क्या बात करिए आप महिलाओं की, इसके बाद आदिवासी महिला की, टोकनिज्म राजनीति मत करिए। पीयूष जी, आप बहुत ईश्वर ने आपको पूरे देश ने देखा है, तो किसी पूरे देश ने देखा है कि आपने राष्ट्रपति को साथ नहीं बुलाया और कितनी नफरत करती हैं आप वंचित समाज की महिलाओं की, नफरत करते हैं, पूरे देश ने देखा है। ये बच्चे, आप आदिवासी महिला का मुद्दा उठाएंगे तो हम महिलाएं हैं, महिलाओं, भारत की महिला मतदाता संस्कृति की वाहक होती है, और वो उन्हें पसंद नहीं करती जो राम जन्मभूमि के खिलाफ 24 वकील खड़े करते हैं। भारतीय जो महिला है ना, वो संस्कृति के साथ जीना चाहती है, वो अपने सम्मान के साथ जीना चाहती है। जो राम मंदिर के लिए अड़ते और लड़ते हैं, कंगना रनौत आ सकती है, सब आ सकती है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति नहीं आ सकती है। सुनिए, कमाल देखिए, आप ध्यान से ये करती है। मैं कहना चाहूंगी, आप लोग करके समझ गए, विचलित है। कभी गांधी परिवार से भी पूछ लीजिए, एक के बाद एक बार इसका नाम क्यों आता है। कभी लालू प्रसाद परिवार से भी पूछ लीजिए। और भारतीय ये लोकतंत्र है, या जिसके पास बहुमत है और जिसको अपने सिर माथे पे बिठाती है मतदाता, वो श्रेष्ठ होता है, सही होता है। नहीं, ये बात आप तब अच्छी लगती करती हुई जब आप ओबीसी को रिजर्वेशन देते और आप आदिवासी महिला को बुलाते, तब हम आपका समर्थन करते। अब हम आपका कतई समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आप महिलाओं के खिलाफ है, महिला विरोधी और ओबीसी अपमान करती है। भारतीय महिला, हम महिला, भारतीय महिलाएं बहुत ही कोई महिला नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी को स्वीकार नहीं है। आप जाइए ना, आप जाइए चुनाव में, आपको स्वीकार पता चलेगा आप जाइए चुनाव में। उन्होंने तो सबको आप देखिए कि विश्वासघात क्या होता है, विश्वासघात क्या होता है, महिलाओं को सबको पता है। चलिए, ठीक है संजीव कौशिक जी, वैसे 2024 का पिच मुझे लगता है बिछ गया है। अभी पैनल को देख के मैं समझ पा रही हूँ 2024 का जो पिच है वो बिछ चुका है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये जातिगत जनगणना जो बिहार से आया है, इस पिच को पूरा क्लियर कर चुका है। 2024 अब एकदम सीधे एजेंडे पे काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा शुरुआती दौर में ही कहा कि एक नए समीकरण के साथ ये जातिगत जनगणना जो आया है, वो अब सब कुछ उथल पुथल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इससे विचलित होगी। वो नहीं चाहती थी कि ये जनगणना हो, उसको अपना समीकरण दिखाई दे रहा था। और विपक्षी पार्टियां जितनी भी गोलबंद हैं, वो चाहेगी कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो। और वो मांग भी करेगी केंद्र से कि क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बात की तस्दीक की जाए कि कौन जाति कितनी है, कितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, कितनी उनकी जनसंख्या है। और अपने वो शुरुआत ऐसे ही करेंगे। आप आने वाले दिनों में ये बात देखेंगी कि वो अपने अपने प्रदेश में जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है या इंडिया अलायंस की सरकार है, वो ये शुरू कर चुकी रहेंगी और ये करेंगी। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को भी इस जगह पे आना पड़ेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा करेगी। महत्वपूर्ण यही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहने का प्रयास कर रही है और लोगों के बीच में भी कर रही है कि समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाज पहले से ही विखंडित है। समाज को जोड़ा किसने है? खाई इतनी बड़ी बांट दी गई है कि आप बाहर निकलेंगी, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए तो किस तरह से खाई और नफरत के आधार पर सरकारें बन रही हैं, गिर रही हैं, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। तो भयभीत तो होंगी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे समाज से जाति नहीं जा सकता। हम अपने नाम के साथ सरनेम लगा के बैठे हैं, आप बैठी हैं, ये बैठे हैं, बाकी सारे लोग बैठे हैं अपने अपने तरीके से। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है जो जिस जाति से है। लेकिन ठीक है, आप जाति की बात कर रहे हैं। टीना कनवीर भी कह रही हैं कि आप लोगों ने कभी संसद में जात का वो नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था, टीना जी आपने सुना जरूर होगा। उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा संसद के अंदर अगर किसी पार्टी ने
सब अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय, एससी और एसटी के लोगों को उनके सांसदों का नाम नहीं लिया, तो वो कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस में तमाम वो पार्टियां हैं जिन्होंने संसद में कभी नाम तक नहीं लिया है पिछड़ों का, अति पिछड़ी जातियों का और साथ ही मुसलमानों का। बताइए। देखिए ये राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये शायद देश के प्रधानमंत्री के पास ऐसी हिम्मत नहीं है। उन्होंने आके कहा कि ठीक है हमसे कोई गलतियां हुई, वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि संसद के अंदर किसी व्यक्ति के सिर्फ धर्म के नाम पर उनको क्या क्या कहा गया कि सनातन पे भी तो बहुत कुछ कहा प्रियंक खड़गे ने, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहा। सनातन पर भी प्रियंक खड़गे ने बहुत कुछ कहा, उस पर आप लोग नहीं। मैं कह रही हूँ कि नहीं, कांग्रेस का ये स्टैंड क्यों है कि हम लोग करें तो सब अच्छा, दूसरे करें तो सब गलत। देखिए लेकिन आप मुझे बताइए, संसद के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है, आप इस बात को स्वीकार करते हैं? सनातन पर आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संसद के अंदर लोकतंत्र मंदिर कहा जा रहा है, टेंपल कहा जा रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर और नोटिस दिया, उसके लिए जवाब देंगी बीजेपी के प्रवक्ता, उसके लिए मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। उनके साथ ऐसे व्यवहार होते हैं तब शायद मीडिया खामोश होता है। ऐसे सांसद के लिए खड़ा होना चाहिए था कि नहीं संसद के अंदर? और मोदी जी टीना जी, हमने रमेश बिधूड़ी के लिए भी कहा है, हमने दानिश अली के लिए भी आवाज उठाई है, हमने असदुद्दीन ओवैसी के सवाल को भी यहाँ पूछा है, हमने आज जातिगत जनगणना पर आपसी और बीजेपी से दोनों से सवाल भी पूछ रहे हैं। हमें हमारा काम मत बताइए टीना जी। सनातन पर जब आपके लोग गाली देते हैं, सनातन पर जब स्टालिन और तमाम प्रियंक खड़गे गाली देते हैं, तब आप लोगों की पार्टी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता है। बाद में आप लोग अरे रमेश बुधड़ी की करती है, बोलिए, रमेश बुधड़ी का अपना उनका निजी नजरिया किसी के लिए क्या कहा, उसके लिए वो केस करेंगे जो करेंगे। संसद के अंदर कोई निजी नजरिया नहीं होता। मैं जानकारी के लिए बता दूं, संसद के अंदर वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोई उनका व्यक्तिगत नीड है, वो कोई गली मोहल्ले में थोड़ी बोल रहे हैं। कुष्ठ और HIV से गिरा हुआ रोग माने कहने वाले लोगों पर क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करती है। नहीं आया ना मैडम, बोलने से थोड़ा ना, डिबेट में आप लोग सिर्फ बोलते हैं। नहीं तो कोई प्रियंका, अच्छा ठीक है, अनामिका जरा बोल रहे हैं, उसके बाद फिर हमें बाइंड अप करना पड़ेगा, जल्दी से समय कम है। अनामिका, सर्वधर्म संभावना, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, संभाव की बात करते हैं आप, संभाव ही जी टीना आराम से टीना आराम से 70 साल आप मुझे मत बताइए आराम से देश में अब तो मलाई हासिल मलाई हासिल इसलिए बनता है, आराम से बनता है, अब तो आप हर का डर है, अब तो आपको हर का डर है। आपकी तकलीफ ये है, हम तो जीत की ओर है कि जातियों में तो जीत की ओर है। हमने जैसे कर्नाटक में जीते, जैसे हिमाचल में जीते, बाकी भी जीतने वाले, मध्य प्रदेश भी जीतने वाले, छत्तीसगढ़ भी जीतने वाले, राजस्थान भी जीतने वाले। हार का डर तो अब आपको है। एक संप्रदाय को करिए, अब हमें कोई चिंता नहीं है मैडम, अनामिका जी, हमें कोई चिंता नहीं है। अब हम उत्साहित है क्योंकि जनता हमारे साथ है। जीतेगा, अपनी पार्टी के बारे में ठीक से जान के आइए, विचार। फाइनल कमेंट का समय अभी ठीक है, नहीं है। आपको सीखने की जरूरत नहीं है। फाइनल कमेंट दीजिएगा, उसके बाद संजीव कौशिक जी फाइनल कमेंट। सर्वधर्म संभाव, देखिए प्रीति जी, ये निश्चित रूप से देखिए एक बहुत बड़ा कदम है नीतीश सरकार द्वारा, और जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा भी था कि हम करेंगे तो दिखा भी दिया, ये बात सही है, और इसका फायदा निश्चित रूप से मिलने जा रहा है उनको अगले चुनावों में। और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी उनको घेर रही थी लगातार, एक जंगल राज और ये है कुशासन बाबू और तमाम चीज़ें जो है वो डाइवर्ट, मोदी की तरह नीतीश बाबू ने भी एक जो है सरप्राइज दिया है और डाइवर्ट कर दिया है सारा, जो भी आलोचना उनकी हो रही थी उनके शासन को लेके, उसको डाइवर्ट कर दिया। छोटा रखिएगा सर। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ये भी मत भूले कि नीतीश कुमार के सरकार के साथ जिस समय वो साथ में थी, उस समय इन लोगों ने सरकार से, बिहार सरकार से ये गुहार भी रखी थी कि ये जनगणना होनी चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी। समीकरण बदलते हैं। फाइनल कमेंट। हम अभी भी कौशिक जी विरोध नहीं करते। फाइनल मेरी तो हम लोगों की एक मांग है कि जल्दी से जल्दी ओबीसी जाति जनगणना हो, केंद्र सरकार से हमारी मांग है। और दूसरी बात मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग अब लगातार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की मजबूती है, आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सुगबुगाहट है और एक डर का माहौल है, पर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम लोग अब लगातार क्षेत्र में राजनीति में पूरी तरीके से जो अनामिका जी फाइनल कमेंट। हमने ना कभी जाति पाति की राजनीति की, और ये जो गठबंधन बना हुआ है जातियों को तोड़ने के नाम पर, नरसंहार कराने के नाम पर, जो ये वो लोग हैं जो बिहार में ये कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, ये वही लोग हैं जो ये मायावती कहती थी कि जूते मारो चारों में बोलना नहीं चाहती, ये वही लोग हैं
जिन्होंने हिंदुओं को, सनातन को और भारतीय आपके ही नेता ने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट पर आए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मचा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7।